हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज का सेशन है हमारा लर्निंग थ्योरीज। हमारी थर्ड यूनिट का कौन सी यूनिट है हमारी यूनिट है थर्ड। और सब यूनिट कौन सी है? लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, इससे पहले हमने इंटेलिजेंस का कराया, उससे पहले हमने पर्सनैलिटी का कराया था आपको, और उससे पहले आपको ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का कराया था। और आज करा रहे हैं आपको लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, तो लर्निंग थ्योरी सबसे पहले जानते हैं कि लर्निंग क्या होती है। जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, हम भी जानते ही हैं कि लर्निंग जो है, लर्निंग एक प्रोसेस है जो फ्रॉम बर्थ टू डेथ चलती रहती है, कि हमेशा चलने वाली होती है लर्निंग, है ना। हम रोजाना कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो लर्निंग जो है, वैसे अगर एक शब्द में हमें इसे कहा जाए तो हम क्या कह सकते हैं? लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और जो है, और किसके द्वारा करते हैं हम मॉडिफिकेशन? थ्रू एक्सपीरियंस एंड एफर्ट। हम क्या करते हैं? अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं थ्रू एफर्ट्स, प्रयत्न करके, और एक्सपीरियंस के द्वारा। जो हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं उसको कहते हैं लर्निंग। ठीक है, और जो है कुछ इसकी जो है बाद में मीनिंग देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन बाद देखेंगे, मीनिंग ऑफ लर्निंग देखते हैं। नेचर क्या है लर्निंग? लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है लर्निंग? लर्निंग पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद डेफिनेशन में से ही उनकी जो है नेचर निकलेगी, क्योंकि सबने अलग अलग कही है। सारे जो विद्वान है सबने साइकोलॉजी सबने अलग अलग कही है, तो उनके क्रक्ष देखेंगे कि फिर नेचर ऑफ लर्निंग कैसे बनती है। उन्हीं में जो वो है क्या नाम, उनके जो है उन्हीं में उनके सारे हेडिंग्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हर्लोक ने 1942 में क्या कहा? लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज एंड एफर्ट। इनका मानना क्या है? हर्लोक का मानना क्या है कि जो लर्निंग है वो क्या है? लर्निंग इज द डेवलपमेंट। लर्निंग क्या है? डेवलपमेंट है। किससे? जो आती है फ्रॉम एक्सरसाइज एंड एफर्ट। एक्सरसाइज एंड एफर्ट जैसे कि आप आगे भी देखेंगे, है ना। एक्सरसाइज एंड एफर्ट से आती है, उसको लर्निंग कहते हैं। थ्रू लर्निंग चिल्ड्रन एक्वायर कॉम्पिटेंसी इन यूजिंग देयर हेरिडिटरी रिसोर्सेज। और जो है, जो मतलब चिल्ड्रंस होते हैं वो एक्वायर अपनी जो कुशलताएं हैं, जो हेरिडिटरी रिसोर्सेज है, उनसे अपनी कुशलताएं प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट है जो अपनी कुशलता प्राप्त करते हैं, वो जो हेरिडिटी में रिसोर्सेज है ना, साधन है, उनसे ही वो जो है रिसोर्सेज से ही अपने आप को एक नॉलेज को एक्वायर करते हैं चिल्ड्रन। इनका कहने का मतलब है हर लोग का। इसमें ये कहते हैं कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज। इनका मानना है कि लर्निंग क्या है? एक्विजिशन, ज्ञान प्राप्त करना, नई नॉलेज प्राप्त करना ही लर्निंग है। और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनेस ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। और जो हमारा एक्सपीरियंस, जो हमारी जो अच्छा एक्सपीरियंस है ना, अच्छी लर्निंग है, उसको तो हम स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत बनाते हैं। और जो वीक होती है हमारी जो है, उसको हम कहते हैं वीक और ओल्ड बिहेवियर को एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो उनको जो है हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कहने का मतलब है स्ट्रेंथनिंग और वीकनेसेस ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। मतलब मजबूत भी कर सकते हैं, और जो अच्छा व्यवहार नहीं है उसको खत्म भी कर सकते हैं एज द हमने एक्सपीरियंस के द्वारा अनुभव किया। हमें अच्छा अनुभव हुआ तो हम स्ट्रेंथ करेंगे, अगर हम खराब अनुभव हुआ तो हम उसको हटा देंगे उस एक्सपीरियंस को। ठीक है, अब मर्फी क्या कहते हैं? देखो दोनों का नाम मैंने लिख रखा है, हर्लोक का नाम लिख रखा है, स्मिथ का नाम लिख रखा है, मर्फी आ गए। और मर्फी क्या कहते हैं? मर्फी कहते हैं 1968 में कि लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। लर्निंग कवर्स, ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो कवर्स करता है सारे जितना भी मॉडिफिकेशन एक व्यवहार में होता है, सारे को कवर करती है लर्निंग।
कैसे करती है? टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, जो हमें एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट होती है, जो हम जिस वातावरण में हमें रहते हैं उस वातावरण की जो भी वातावरण के एनवायरमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं हम अपने जो लर्निंग है उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। इनका कहना है ये। और हिलबर्ट एटकिंसन, इनका नाम लिखा हुआ मैंने, हिलबर्ट एटकिंसन एंड एटकिंसन, कौन से में 19 लिखा नहीं मैंने, 1979, इनका क्या ईयर है? 1979 ईयर्स मैंने यहाँ पर इसलिए लिख रखे हैं, अगर आपके यहाँ ईयर्स भी आ जाते हैं हमारे फैक्चुअल क्वेश्चन में तो आप ईयर को यहाँ मान लिखे हुए हैं तो आपको ध्यान भी रहेगा, ठीक है, यहाँ लिखे हुए हैं ना तो आपको ध्यान रहेगा, ये लिखे हुए हैं तो आप जो है उनको एक कम से कम एक नज़र में तो आ ही रहे हैं आपके, जो फैक्चुअल क्वेश्चन आप ईयर्स समझ जाता है तो आप आराम से कर देंगे। इनका 1979 है, इनका हिलबर्ट एटकिंसन एंड एटकिंसन का है ना 1979 है। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं, लर्निंग में बी डिफाइंड एज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज। वे क्या कहते हैं कि लर्निंग जो है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली संबंधात्मक परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। इनका कहने का मतलब है कि जो लर्निंग होती है ना हमारे पुराने एक्सपीरियंस के द्वारा होती है। रिलेटिवली कहने का मतलब है कि हमारी लर्निंग केवल ये नहीं होती जो हम नए एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, हमारी जो लर्निंग होती है, इनका कहना है कि जो रिलेटिवली जो प्रायर एक्सपीरियंस है उनसे अनुभव ले लेकर के हम नई लर्निंग करते हैं। इनका कहने का तात्पर्य यह है। अब इनमें से ही जो है पॉइंट्स आ जाएंगे निकल करके, जो हमने डेफिनेशन जो ली है उनसे इनकी नेचर भी हमें समझ में आ जाएगी कि क्या नेचर है लर्निंग की। अब जो है मीनिंग ऑफ नेचर कह सकते हैं, मीनिंग ऑफ नेचर लर्निंग तो ये होगा। अब नेचर ऑफ लर्निंग कह सकते हैं, नेचर ऑफ लर्निंग। नेचर ऑफ लर्निंग क्या है? लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस विच स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, ठीक है, जब से जन्म लेता है जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। फिर लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। हम कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं सीख सकते, कुछ भी सीख लिया। हम अनडिजर्विंग बिहेवियर कभी नहीं सीखते। हमें जो गोल ओरिएंटेड होता है जिससे हमें कोई फायदा हो, हम अधिकतर उन व्यवहार को सीखना पसंद करते हैं, और जो रुकावट बनता है हमारी लर्निंग में उनको हम उन एक्सपीरियंस को हम नहीं सीखते हैं, ठीक है, उनसे अनुभव नहीं लेते हैं। तो ये पर्पसिव होती है और गोल डायरेक्टेड होती है ना। लर्निंग जनरली इन्वॉल्व्स सम डिग्री ऑफ परमानेंस इन बिहेवियर। लर्निंग क्या होती है कि सम डिग्री ऑफ परमानेंस, सम मतलब परमानेंस, हर जो भी लर्निंग हम करते हैं वो लर्निंग हमारे जीवन में हमने कोई बात बचपन में भी सीखी है तो वो हमें आज तक याद है, बड़े होने तक भी याद रहती है। तो क्या है कि परमानेंस, इसका मतलब है डिग्री ऑफ परमानेंस भी इसमें रहता ही है कि कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जो बचपन में सीखा है वो आज भी हमें याद करने पर याद कर सकते हैं उस चीज़ को, सीखी हुई चीज़ को, ठीक है। फिर लर्निंग इज यूनिवर्सल, इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी। लर्निंग क्या है? यूनिवर्सल है, हर कोई सीखता है, सबको, पशु पक्षी जानवर सब कोई सीखता है। जो है क्या नाम है, नहीं कि जानवर नहीं सीख सकते, पक्षी नहीं सीख सकते, हर कोई सीखता है। लर्निंग सबके लिए है, बराबर है ना, हर कल्चर के लिए, जाति के लिए, सेक्स के लिए, स्पेसीज के लिए, सबके लिए बराबर है लर्निंग, ठीक है। लर्निंग प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल, नेक्स्ट है, फॉर एडजस्टमेंट एंड हेल्प हिम टू एडेप्टिंग टू द एनवायरमेंट, है ना, चेंजिंग टू द एनवायरमेंट। क्या करते हैं लर्निंग, क्या करती है? लर्निंग प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल फॉर एडजस्टमेंट एंड हेल्प, क्या करती है? एडजस्टमेंट करती है, एडजस्टमेंट करना सिखाती है, हेल्प करती है किसमें? एडेप्टेशन में, टू द एनवायरमेंट, है ना, टू द चेंजेस ऑफ द एनवायरमेंट। जो बदलाव होते हैं वातावरण में उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना भी लर्निंग में हम सीखते हैं। लर्निंग उसी को कहते हैं, ठीक है। लर्निंग इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड द स्कोप ऑफ लर्निंग स्प्रेड ओवर आज स्फीयर ऑफ लाइफ। हमारे हर जीवन के हर पहलू में लर्निंग है, हम हर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आज तक मैंने बचपन से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और हर क्षेत्र में सीखी हैं। जितने भी क्षेत्र होते हैं लाइफ के, एनवायरमेंट के, लाइफ के, कॉन्टेक्चुअल जितने भी स्फीयर्स होते हैं सब में व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, एवरी स्टेप ऑफ लाइफ पर हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत विशाल है। सीखना कोई एक छोटी सब कुछ चीज़ नहीं है, सीखना बहुत विशाल चीज़ है। विच स्प्रेड्स ऑल डोमेन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो मानव के हर डोमेन, हर आयाम पर, मानव जीवन के हर आयाम पर क्या करती, छाई हुई है लर्निंग। जैसे कि कॉग्निटिव लर्निंग, साइकोमोटर लर्निंग, एफेक्टिव लर्निंग हमने सीखी है इसमें, है ना।
तो लर्निंग इज चेंज इन रेस्पॉन्स, ये तो हो गया विच कुड बी बिहेव। अब लर्निंग ना मैंने बिना अभी बताया था फेवरेबल भी हो सकती है अनफेवरेबल, लेकिन हम ज़्यादातर पसंद ये करते हैं कि हम जो वो लर्निंग करें जो हमारी फेवरेबल हो। अनफेवरेबल को हम नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते, ना हम उनको सीखना चाहते हैं। आ जाती हैं सीख ले, वे बाय चांस सीख लेते हैं अनफेवरेबल, लेकिन चाहते हम यही है कि हम फेवरेबल ही सीखें, है ना। लर्निंग इज नॉट, learning is an organized activity which involves all those experience and training of an individual which elicit change in behavior। वो लर्निंग जो है वो सारे एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग्स सबको इन्वॉल्व करती हैं जो हमारे एक्सपीरियंस को या हमारे बिहेवियर को सुधारने में काम आए। इट इज़ नॉट मेयर एडिशन, ये केवल एडिशन और एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज ही नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज़ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस विच में आल्सो इंक्लूड अनलर्निंग। और यानी कि वो भी एक्सपीरियंस जो हमें नहीं सीखने हैं, यानी कि गलतियों से कोई दूसरा आदमी गलती कर रहा है तो उस गलती से भी हमको ये सीखना है कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। तो ये भी एक लर्निंग में आ जाता है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अब थ्योरीज ऑफ लर्निंग कौन कौन सी है तो आपको मैंने बता दिया, और जो है आपने लिख भी लिया होगा। अब जो है थ्योरीज ऑफ लर्निंग कितने प्रकार की हैं, है ना, ये देख लेते हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग कितने प्रकार की हैं। सबसे पहली है फिर है पहली तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी हो गई हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी। जिसमें बंडूरा जो है एक फेमस प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हैं बंडूरा, ठीक है। तो जो है आप देखते हैं कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, मतलब ये लर्निंग तो हमें सीख लिया, लेकिन बिहेवियरिस्टिक लर्निंग को कुछ और ही दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका मानना क्या है कि प्राइमरीली फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग थ्रू ऑब्जेक्टिवली मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इनका कहने का मतलब है कि वो लर्निंग वो है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। इनका क्या कहना है, लर्निंग वो लर्निंग है जिनको हम मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट्स कि मेजरेबल है, बिहेवियरिस्टिक के दृष्टिकोण से मेजरेबल है, ऑब्जर्वेबल है, लर्निंग कैसी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल दोनों हैं बिहेवियरिस्टिक की वजह से। और क्या है, वे कहते हैं कि और वो जो मनुष्य दूसरा पॉइंट का क्या है कि इंटरनल ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, उस पर जोर नहीं देते ये। इनका इससे कोई मतलब नहीं, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, बिहेवियर बाहर से दिखाई देने वाला होना चाहिए। इंटरनल उनके अंदर क्या चल रहा है उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। फिर आ जाते हैं हमारे कोग्निटिव वाले क्या करते हैं, लर्निंग स्टडिंग द डिफरेंट मेंटल प्रोसेस। कोग्निटिव में क्या है, डिफरेंट कोग्निशन ये सब उसमें आता है ना। मेटाकोग्निशन मैंने अभी आपको पढ़ाया है पिछले वाली वीडियो में, मेटाकोग्निशन क्या होता है। तो डिफरेंट मेंटल जो प्रोसेस होती है वो आती है कोग्निटिव थ्योरी में। फिर है सोशल में मैं इसमें क्या देते हैं, इसमें सोशल में देते हैं कि जो हम जो व्यवहार करते हैं, हम जो बिहेवियर करते हैं एक दूसरे के साथ उससे बच्चा सीखता है। जो बच्चा व्यवहार समाज में एक दूसरे से सीखता है ना, या दूसरे को नकल करके, इमिटेशन। इनके एक और पॉइंट है इनका, इमिटेशन। बच्चा नकल करके सीखता है, एक दूसरे के साथ व्यवहार करना सीखते हैं, समाज में हम सीखते हैं, ठीक है। लेकिन इमिटेशन भी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इमिटेशन के द्वारा भी सीखते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का जो मेन की फोकस है वो मैंने बता दिया। तीनों का जो मेन फोकस है किस पर, अगर आपको ये भी मालूम हो गया कि इनका फोकस इस जो संदर्भ में है तो आप क्वेश्चन को समझने में जो है आसानी होगी, आपको क्वेश्चन समझने में, ठीक है। अब आ जाते हैं बिहेवियरिस्टिक थ्योरी पर। सबसे पहले लेते हैं हम तीनों थ्योरी में से सबसे पहले लेंगे हम
क्योंकि यही काफी बड़ी है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी काफी बड़ी है, कई दिनों में हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं हम बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी क्या है? अभी मैंने आपको बताया है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी क्या है। बिहेवियरिस्ट का मतलब है विद ऑब्जर्वेबल, अभी बताया मैंने आपको, विद ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल, ठीक है, व्यवहार। फॉर बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट लर्निंग मीन्स द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ब्रॉट अबाउट वन एक्सपीरियंस। हमारे एक्सपीरियंस से जो मॉडिफिकेशन होता है हमारे व्यवहार में, उसको हम कहते हैं लर्निंग। किसके दृष्टिकोण से? बिहेवियरिस्टिक के दृष्टिकोण से। बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व दैट द एनिमल्स एंड ह्यूमन लर्न सेम, लर्न एंड वर्क क्वाइट सिमिलर। इनकी कहते हैं कि इनकी जो लर्निंग है, यानी कि ये क्या कहते हैं, मैन एंड एनिमल, इन दोनों की क्या है, सेम पैटर्न है। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि इनकी जो लर्निंग है वो क्या है, क्वाइट सिमिलर। कहने का मतलब है इनका क्वाइट सिमिलर, एक जैसी है। ठीक है, कैसे है जैसी? दे ट्राई टू सर्टेन फिनोमिना टू एक्सप्लेन दैट प्रिडिक्ट हाउ लर्निंग वुड अकर इन एवरी लर्निंग सिचुएशन। एक्सप्लेन करते हैं ऐसे कुछ सर्टेन फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं जो लर्निंग को एक्वायर करने में जो है सर्टेन ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, सर्टेन ऐसे फिनोमिना हैं टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट हाउ लर्निंग वुड अकर इन एवरी लर्निंग सिचुएशन, कि प्रत्येक लर्निंग सिचुएशन में कैसे लर्निंग होगी। कुछ ऐसे हमारे जो है फिनोमिना है ना, फिनोमिना है, कुछ लर्निंग फिनोमिना कह सकते हैं, ये सर्टेन फिनोमिना ऐसे हैं जीवन में। दे एक्सप्लेन लर्निंग विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर। वो पहले भी मैंने बताया। द प्रोमिनेंट बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट वर कौन कौन से हैं? इवान पावलोव, कौन से हैं बिहेवियरिस्ट, कौन से हैं? इवान पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर और जो है कोहलर, है ना, ये सब हैं। नहीं, वो दूसरे हैं, स्किनर, थॉर्नडाइक, इवान पावलोव, ये हैं। जेबी वाटसन का नाम सबसे प्रमुख। फादर कौन कहा जाता है बिहेवियरिस्ट का? जेबी वाटसन कहे जाते हैं फादर ऑफ बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कैसे करते हैं साइकोलॉजिस्ट जो बिहेवियरिस्ट हैं, कैसे जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। दीज साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस ऑन कंडक्टिंग कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। ये क्या करते हैं? कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, और जो है ऑब्जेक्टिवली खड़े होकर के, अलग से खड़े होकर के उनका जो व्यवहार देखते हैं, उसमें मतलब इंटरफेयर नहीं करते, बाहर से देखते हैं। द फोकस वाज डायरेक्टेड ऑन द ऑब्जर्वर फॉर्म ऑफ बिहेवियर विच रिलेटेड टू नॉट ओनली द बॉडीली मूवमेंट एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर बट आल्सो एन इंटरनल फिजिकल प्रोसेस रिलेटेड टू ओवर्ट बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। केवल बाहरी रूप से ऑब्जर्वेशन नहीं करते, ये देखते हैं कि बाहरी तो देखते ही हैं, लेकिन ये जो है उसका जो इंटरनल जो उसके अंदर चलते हैं, उसके बाद वो कैसा व्यवहार करता है, वो सब भी वो उसमें देखते हैं। अल्टीमेटली दिस मॉडल ऑफ लर्निंग डेवलप्ड इनटू ए स्कूल ऑफ लर्निंग कॉल्ड बिहेवियरिज्म। ये क्या कहा जाता है? बिहेवियरिज्म। इसको इस वजह से इसको बिहेवियरिज्म कहा जाता है, स्कूल ऑफ लर्निंग को। ये क्या करते हैं कि द फोकस वाज डायरेक्टेड ऑन द ऑब्जर्वेबल फॉर्म ऑफ बिहेवियर विच रिलेटेड टू नॉट ओनली द बॉडीली मूवमेंट एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर। केवल जो ऑब्जर्वर देख रहा है उनका बॉडीली मूवमेंट, वो क्या कर रहे हैं, आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, कैसे मतलब मूवमेंट कर रहे हैं बॉडी का, किसी स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं वो, है ना, स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो सब जो है आगे पीछे देखते हैं। विच रिलेटेड डू नॉट ओनली बॉडी एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर बट आल्सो एन ऑन इंटरनल फिजिकल प्रोसेस रिलेटेड टू ओवर्ट बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। जो कि ओवर्ट मतलब
बाहरी व्यवहार जो अंदर को कुछ हमारे अंदर कोई बेचैनी होती है, मान लो हमें एंजाइटी हो तो हम उस तरह से व्यवहार करते हैं, अंदर हमारे कोई दुख होता है तो हम बाहर प्रकट करते हैं। तो जो उनका अंदरूनी जो इंटरनल फिजिकल जो उनका वो होते हैं, इंटरनल फिजिकल जो प्रोसेस होती है रिलेटेड टू ओवर्ट बिहेवियर, कि बाहरी व्यवहार से भी कितना वो संबंध है, वो सबको ऑब्जर्व करता है, और इसी को कहते हैं बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। ठीक है, तो जितना मैंने थोड़ा पढ़ाया आपको, जितना भी मैंने पढ़ाया उसमें आपको बिहेवियरिस्टिक थ्योरी का थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई होगी, थोड़ा आप बुक्स में भी देखना। तो अब हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें ये है, ये आ जाते हैं हमारे इवान पावलोव, ये आपने लिख लिया होगा। अब एक बिहेवियरिस्टिक थ्योरी देखते हैं। इसमें हम देखते हैं, यानी कि इवान, पूरा नाम लिख देती हूँ उसका, इवान पावलोव। इन्होंने कैसे जो है इस थ्योरी को दिया है, दो चीजें लिख लेते हैं इसमें। इन्होंने क्या, पहले आप थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इवान पावलोव जो है रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू ट्रेन एन एनिमल टू गिव द रिक्वायर्ड नेचुरल रेस्पॉन्स टू न्यूट्रल स्टिमुली। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था कि न्यूट्रल है ना, जो न्यूट्रल जो है यानी कि जो अप्राकृतिक स्टिमुली थी उससे हम नेचुरल रेस्पॉन्स कैसे प्राप्त कर सकें, है ना। उस एनिमल से किया था यूज, जो डॉग पर किया था उन्होंने, कि कैसे हम नेचुरल रेस्पॉन्स प्राप्त कर सकें एक न्यूट्रल स्टिमुले के कंडीशन करके। इनका ये एक एक्सपेरिमेंट था। न्यूट्रल का मतलब जो अप्राकृतिक है, कहने का मतलब जो बैल है उसे बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, बैल जो है न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल स्टिमुलाई है। न्यूट्रल स्टिमुलेशन, ठीक है। तो ये किस तरीके से जो है न्यूट्रल स्टिमुलस इज ए स्टिमुलस दैट प्रोड्यूस टू ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स एंड जस्ट कैचेस अटेंशन। क्या करता है, न्यूट्रल अटेंशन, घंटी बजती है और कुत्ता देखता है। असल में पूरी मैं पहले आपको बता देती हूँ मैं कि इवान पावलोव ने एक डॉग पर एक एक्सपेरिमेंट, जब तक मैं वो बताऊंगी नहीं आपको एक्सपेरिमेंट तो आप ये समझ नहीं पाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक घंटी के द्वारा उसकी जो नेचुरल जो उसका जो स्टिमुलस था उसको उसने रेस्पॉन्स, नेचुरल जो रेस्पॉन्स था उसको कंडीशन किया था एक घंटी से, है ना। तो उससे देखा था कि वो घंटी बजते ही वो रेस्पॉन्स करता है, और फिर जब उसने जो है नेचुरल स्टिमुलस को हटा लिया तब भी वो घंटी बजने पर जो है फूड को वो हटा लेते हैं, लेकिन तब भी जो घंटी बजते ही वो लार टपकाता है, यानी कि उसका नेचुरल जो रेस्पॉन्स है लार टपकाना, नेचुरल रेस्पॉन्स जो है लार जो टपकाना था वो कंडीशन हो गया था। तो उन्हें क्या करना था, कंडीशन करना था, घंटी से कंडीशन करना था उनके व्यवहार को, कुत्ते के व्यवहार को, है ना। तो इस तरीके का उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करेंगे अब इवान पावलोव के, ठीक है। तो अब इसमें बता रही हूँ मैं आपको, पावलोव डेमोन्स्ट्रेशन द मेथड ऑफ पेयरिंग ए स्टिमुलस विद ए नेचुरल स्टिमुलस इज, इसको क्या बोलते हैं, जो ये हम जो नेचुरल को करते हैं ना, इसमें स्टिमुलस को जो हम कंडीशन करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, कंडीशनिंग, या फिर क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग को कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है, द मेथड ऑफ पेयरिंग ए स्टिमुलस विद ए न्यूट्रल स्टिमुलस। किसे, ए स्टिमुलस विद ए स्टिमुलस जो नेचुरल स्टिमुलस था उसको ए न्यूट्रल स्टिमुलस इज रेफर्ड एज क्लासिकल, यानी कि जो भोजन था, ठीक है, यानी कि जो भोजन को था, भोजन का संबंध घंटी से जोड़ करके फिर भी क्या नेचुरल रेस्पॉन्स हो रहा है उसको हटा करके फिर भोजन को हटा देते हैं, केवल घंटी बजाते हैं, क्या फिर भी कुत्ता लार टपका रहा है ये देखने के लिए जो है उन्हें एक्सपीरियंस किया था, और इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, इसका दूसरा नाम है। अब यूएस का देखते हैं, तीन चीजें हैं इसमें, यूएस यूआरसीआर, यूएस
URCR। इसका तो मतलब हो गया अनकंडीशन, अनकंडीशन, इसका अनकंडीशन स्टिमुलस। क्या हो गया ये? खाना। और अनकंडीशन रेस्पॉन्स क्या हो गया? अनकंडीशन रेस्पॉन्स क्या हो गया? अनकंडीशन रेस्पॉन्स लार टपकाना, ठीक है। और जो है कंडीशन रेस्पॉन्स क्या हो? घंटी प्लस भोजन बराबर लार, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हो गया आपका हो गया ये सारा भोजन, खाना, लार, भोजन, घंटी प्लस भोजन। कंडीशन रेस्पॉन्स कब आएगा? जब घंटी, कंडीशन रेस्पॉन्स का क्या आएगा? जब घंटी प्लस भोजन होगा तब लार आएगी। तो ये हो गया आपका कंडीशन रेस्पॉन्स। तो आप कहते हैं इसके बारे में The Pavlov conditioned the dog to salivate by linking a neutral stimulant, namely the sound of a bell, to an unconditioned stimulus, food. Therefore, dog's response of salivation to the ringing of the bell is called conditioned response. क्या कहा जाता है? जो घंटे का जो बजना था वो क्या कहलाता है? इसको conditioned response, है ना। तो रिंगिंग ऑफ द बेल, जो बेल घंटी बजती थी उसको जो है conditioned response उससे आता। घंटी बजते ही conditioned response होता है। A new stimulus is presented in along with the original stimulus after a time when the original stimulus is withdrawn. कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने घंटी को हटा लिया, है ना, कुछ दिनों के बाद आफ्टर सम टाइम में उन्होंने क्या किया? घंटी को बजाना हटा दिया। तो जैसे ही आफ्टर ए टाइम व्हेन द ओरिजिनल स्टिमुलस इज विथड्रॉन, जैसे ही उन्होंने ओरिजिनल स्टिमुलस जो था भोजन को हटा लिया, घंटी खाली घंटी बजाते थे, तब भी कुत्ता जो है रेस्पॉन्स देता था एज ए लार के रूप में रेस्पॉन्स देता था। तो इस तरीके से इन्होंने जो है किया। अब आते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ये तो आपको समझे क्या थ्योरी थी इनकी। अब देखते हैं हम इनके कुछ जो है प्रिंसिपल्स थे। बीएड एमएड में तो आपने पढ़ाई होगा इवान पावलोव का, इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है जिसे आप कर ना पाए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटिंग फूड, सबसे पहला तो इनका क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटिंग फूड। पहला ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटिंग फूड। क्या प्रेजेंटिंग फूड क्या था मतलब का? द टर्म रिइंफोर्समेंट इंप्लाइज टू द फॉलोइंग ऑफ कंडीशनड स्टिमुलस बाय द अनकंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस कौन सा था? घंटी को बजाना। और अनकंडीशनड स्टिमुलस कौन था? भोजन, ठीक है। तो यानी क्या? फूड। फॉलोइंग द बेल विदाउट रिइंफोर्सिंग द बेल विद फूड नो कंडीशन कुड बी डेवलप्ड। अगर वे घंटी के साथ फूड को ना जोड़ते, घंटी के बजाते फूड को ना देते, तो कंडीशंस होना बहुत मुश्किल था, कंडीशन नहीं होता डॉग, ठीक है। तो डेवलप नहीं हो पाता कंडीशनिंग। सो हियर फूड वाज द रिइंफोर्समेंट। यहाँ पर फूड क्या है? रिइंफोर्समेंट है यहाँ पर। दिस इज रिलेटेबल टू स्टूडेंट्स लर्निंग वेयर द लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन द स्टूडेंट्स आर रिवार्डेड इमीडिएटली। अब इसको क्या हम एजुकेशन के उसमें संदर्भ में कैसे जोड़ेंगे? जैसे किसी स्टूडेंट ने अच्छा कार्य किया और हमने उसको रिवॉर्ड दिया, तो क्या हुआ? वो इस तरीके से जो है इफेक्टिव होती है लर्निंग। ऑफन अनकंडीशन स्टिमुलस रिड्यूस ए ड्राइव सो। अब अनकंडीशन जो स्टिमुलस होता है, अनकंडीशन जो है स्टिमुलस रिड्यूस ए ड्राइव, वो मतलब जो इच्छा होती है ना बहुत कुछ आगे बढ़ने की, उसको रोक लेते हैं, जो अनकंडीशन होते हैं। The term reinforcement also refer to a reduction in a drive or tensions, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस एंड टाइम इंटरवल्स। दूसरा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस एंड टाइम इंटरवल्स। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस एंड टाइम इंटरवल, ठीक है। दूसरा हमारा ये है, इसमें क्या है? देयर इज एन पर्टिकुलर टाइम
बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंडीशन स्टिमुलाई एंड द अनकंडीशन। यानी कि इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस एंड टाइम थोड़े समय के लिए, यानी कि जैसे स्टिमुली दिया हमने, है ना, कंडीशन, जैसे कि हमने कंडीशन स्टिमुलाई कौन सा है हमारा, घंटी, तो वो हमने दिया, एंड अनकंडीशनल दोनों दिए, अनकंडीशनल स्टोरी यानी कि भोजन भी दिया और जो है घंटी भी बजाई। इफ देयर इज एन वेरिएशन अर्थात एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्टिमुल टाइम, और घंटी जैसे हमने दोनों एक साथ दिए, लेकिन साथ जब दिए हमने उसमें टाइम में गैप रखा, यानी कि जैसे ही हमने घंटी बजाई खाना आधे घंटे के बाद दिया, तो देखा गया देयर इज नो कंडीशनिंग एंड ए बॉन्ड और एसोसिएशन कैन नॉट बी डेवलप। तो उनके बीच में अगर मान लो हमने खाना दिया, पहले घंटी बजा रहे, घंटी के एक घंटे बाद खाना दिया, तो उसमें कोई भी कंडीशन वो डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है। तो क्योंकि इसमें प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस भी आ गया, क्योंकि हमने सीक्वेंस का मतलब कि एक स्टिमुलस देने के बाद में दूसरा स्टिमुलस बहुत देर बाद देना, टाइम और सीक्वेंस दोनों आ गए इसमें। फिर प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है, यानी कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन सामान्यकरण। इफ वी आर कंडीशन टू वन थिंग से बेल देन वी कुड बी कंडीशन टू ऑल टाइप ऑफ बेल। यानी कि यदि हमने एक जनरलाइजेशन का मतलब यानी कि एक जैसी घंटी बहुत सारी बजा दी, तो वो जो है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरेशन का मतलब है कि वो जो है डॉग किसी भी उन सारी घंटियों से एक ही घंटी से जो वो कंडीशन हो पाएगा, बहुत सारी घंटियों में कंफ्यूज हो जाएगा डॉग। तो जो है स्टिमुलस ऑफ रेस्पॉन्स यहाँ ज़्यादा काम नहीं करता है। The response is the greatest to be conditioned stimuli and goes on decreasing to the other stimulus which are less familiar to the original one. अगर वो उसे पहचान नहीं होगी, साथ बहुत सारी घंटी बजा दी, तो अगर वो पहचान नहीं कर पाएगा तो क्या है कि उसका जो कंडीशन है वो जो है कम हो जाएगा, फैमिलियर टू द ओरिजिनल। तो जो है उसका डिक्रीशन, उसका जो है डिक्रीज, उसकी जो कंडीशन होने में डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगी उसकी, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हेन टू स्टिमुलाई आर डिस्टिंग्विशेबल द ऑर्गेनिज्म कैन बी कंडीशन टू रेस्पॉन्ड टू वन ऑफ देम। यानी कि अगर टू स्टिमुलाई है तो जो है जो डॉग है वो एक के ऊपर एक कंडीशन के ऊपर एक के प्रति दो है स्टिमुलाई है, लेकिन वो एक के प्रति ही कंडीशन हो पाएगा, दोनों के प्रति नहीं हो पाएगा। दिस इज डन बाय रेगुलरली इनफोर्सिंग वन स्टिमुलस एंड नॉट इनफोर्सिंग द अदर। तो ये अगर रेगुलर हम करते हैं तो वो एक रीइंफोर्स कर पाएगा, वो वन स्टिमुलस एंड नॉट रीइंफोर्सिंग द अदर, दूसरे को रीइंफोर्सिंग नहीं कर पाएगा, रीइंफोर्सिंग नहीं कर पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, प्रिंसिपल एक्सटेंशन का मतलब है विलुप्त करना। इफ द साउंड ऑफ द बेल, अब नेक्स्ट है हमारा, ये हमने कई कर लिए, सीक्वेंस ऑफ टाइम इंटरवल का हो गया था, फिर हो गया था हमारा जनरलाइजेशन का, हो गया था प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। फिर जो है हमारा चौथा जो हो गया हमारा, फोर्थ हमारा डिफरेंशिएशन का भी हो गया, और अब होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब विलुप्त होना नहीं, एक्सटेंशन का मतलब है विलुप्त होना, है ना, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। ये क्या है, इफ द साउंड ऑफ द बेल इज नॉट फॉलोड बाय फूड इट मीन्स दैट देयर इज नो reinforcement. A stage is reached when the dog stops to secrete saliva. This stage is referred as extinction. यानी कि यदि घंटी बजाते ही डॉगी को खाना नहीं दिया गया तो क्या हो जाता है, वो जो उसकी प्रक्रिया थी ना एकदम से लार छोड़ने की, वो बंद हो जाएगी, यानी कि कोई भी उसकी क्रिया उसके प्रति नहीं होगी, क्योंकि हमने जो है इसमें रोक लगा दी, है ना, घंटी तो बजा दी लेकिन हमने खाना नहीं दिया। अब है प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। प्रिंसिपल ऑफ
ठीक है, ये है। इसमें क्या है, दिस प्रिंसिपल डेलिनेटेड दैट देयर इज नो कॉम्प्लेक्स एक्सटिंक्शन कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑन अकाउंट ऑफ टाइम इंटरवल बट देयर इज a representation of the conditioned response। ठीक है, when the dog is brought out the experimental setup and again put in setup after a gap of certain amount of time the dog respond to conditioned stimulus which is termed to spontaneous recovery। यानी कि कुछ देर के बाद, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब क्या है कि जब डॉग को हमने ट्रेनिंग दे दी और कुछ दिनों के बाद फिर से हम उसी जगह लेके आए डॉग को और सेम सिचुएशन प्रदान की, तो जो है उसने उस जो हैबिट सीखी थी, जो कंडीशन हुआ था, वो आराम से उसी तरीके से वो हो गया। प्रिंसिपल ऑफ इनहिबिशन, रोकना, प्रिंसिपल ऑफ इनहिबिशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब रुकावट। पावलोव टॉक्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ इनहिबिशन, एक तो एक्सटर्नल इनहिबिशन होती है इंटरनल। Once the dog was conditioned, it did not give a conditioned response in the presence of some stranger। एक्सटर्नल इनहिबिशन रुकावट क्या होती है कि कोई स्ट्रेंजर आ गया, मान लीजिए आप सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट के वो कर रहे हैं, लेकिन कोई स्ट्रेंजर आ जाता है तो उसका जो नेचुरल जो वो कर रहा था, कंडीशन हो चुका था, वो सलाइवा कर रहा था, वो करना बंद हो जाएगा, वो रेस्पॉन्स शायद ना करे, कंडीशन रेस्पॉन्स शायद वो ना करे, है ना। इंटरनल इसमें क्या होता है कि जो पावलोव ऑब्जर्व्ड दैट इफ एक्सटेंशन ऑफ कंडीशन रेस्पॉन्स इज ऑब्टेन्ड बाय नॉट प्रोवाइडिंग फूड टू द डॉग एंड इट इज देन प्रोवाइडेड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स द कंडीशन रेस्पॉन्स विल शो स्पॉन्टेनियस रिकवरी। कहने का मतलब क्या है कि जो है पावलोव ऑब्जर्व्ड दैट इफ एक्सटेंशन ऑफ कंडीशन रेस्पॉन्स इज ऑब्टेन्ड बाय नॉट प्रोवाइडिंग फूड टू द डॉग एंड इट इज देन प्रोवाइडेड आफ्टर ए 24 आवर द कंडीशन रेस्पॉन्स विल शो स्पॉन्टेनियस रिकवरी। 24 घंटे के बाद भी उसने इसी तरह की जो है कंडीशन रेस्पॉन्स किया कुत्ते ने। अगर पहले जो है हमने 24 घंटे के बाद दिया उसको खाना, घंटी बजाई और खाना दिया, दोनों चीज़ें की, तो 24 घंटे के बाद भी उसने जो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी की। द स्पॉन्टेनियस रिकवरी शोज दैट द कंडीशन रेस्पॉन्स while in external did not represent expiring of the reflex rather than it blocked by some internal। यानी कि कोई जब तक कोई इंटरनल उसकी आंतरिक ही कोई एग्जीबिशन ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो डॉग की जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है उसमें कोई भी बाधा नहीं होती, यानी कि एक्सटेंशन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उनका कहने का मतलब ये है। प्रिंसिपल ऑफ हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। ठीक है, ये क्या है? Pavlov stated that when conditioning is done to a new stimulus on the foundation of previous conditioned stimulus, it is considered as a higher order conditioning। यानी कि जब कोई जो हायर ऑर्डर कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए टू ए न्यू स्टिमुलस ऑन द फाउंडेशन ऑफ प्रीवियस कंडीशन स्टिमुलस, कि एक हमने पहले जो प्रीवियस कंडीशन क्या थी हमारी घंटी, और आपने जो है कुछ इस घंटी के अलावा भी कुछ और, यानी कि तो घंटी बजाई, फिर कुछ और ठक का मतलब कुछ और घंटी बजाई या कुछ और एक्शन किया, उससे दो एक्शन एक साथ किए, उसके बाद फूट दिया, तब भी सलाइवा में कोई भी जो है कोई भी परेशानी नहीं आई, सलाइवा उसी तरीके से हुआ, तो इसे बोलते हैं हाइडर यानी कि हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, इसको बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट, ये क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेटेड दैट द कंडीशन रेस्पॉन्स इज फॉर्मल ड्यू टू सम स्टिमुलस other than the primary one, है ना। This principle stated that the conditioning response is formed due to some stimulus other than primary one। By repeated presentation, it was observed that sight of food led to salivation or a partial response। यानी कि उनका कहने का मतलब खाली उन्होंने जब खाने को केवल दिखाया। प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि अगर खाने को दिखाया और दिखाकर हटा लिया तो भी पार्शियल रेस्पॉन्स हुआ, यानी कि थोड़ी रार जरूर उसने टपकाई, लेकिन टपकाई जरूर, पार्शियली हुआ लेकिन थोड़ी, यानी कि दिखाने से, साइट यानी कि दिखाने से भी उसने सलाइवा किया। प्रिंसिपल ऑफ एज एंड कंडीशनिंग, द प्रिंसिपल ऑफ एज, यानी कि एज का फर्क पड़ता है, एज एंड कंडीशनिंग। दिस प्रिंसिपल स्टेट द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग इज अप्लाइड टू ऑल एजेस स्पेशली इन अर्ली चाइल्डहुड। जो है
जो ये प्रोसेस है कंडीशनिंग की, हम जो है छोटी उम्र में बहुत अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये स्पेशली कंडीशनिंग का जो एक थ्योरी है इसको अप्लाई हम कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो अब जो है टर्म्स आप देखते हैं, जो टर्म्स है इससे रिलेटेड, ये तो हो गया आपका। अब देखते हैं टर्म्स फॉर रिलेशन बिटवीन टाइम एंड स्टिमुली। टर्म्स रिलेटेड बिटवीन टाइम एंड स्टिमुली। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है साइमल्टेनियसली कंडीशनिंग। सबसे पहला है ये क्या है, इसको बोलते हैं यूएस एंड सीएस आर प्रेजेंट। यूएस एंड सीएस आर प्रेजेंटेड टुगेदर। ठीक है, साइमल्टेनियस का मतलब है कि यूएस अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड कंडीशनल स्टिमुलस आर प्रेजेंटेड टुगेदर। साथ साथ अनकंडीशन कौन सा हो गया, खाना। कंडीशन कौन सा हो गया, स्टिमुलस। कंडीशन कौन सा हो गया, घंटी। यानी कि इन दोनों को हमने क्या किया, साथ साथ दे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं आप, साइमल्टेनियसली कंडीशनिंग। और दूसरे को क्या बोलते हैं, डिलेड कंडीशनिंग। यानी कि डिलेड कंडीशनिंग, इसमें हम क्या करेंगे, वन सेट ऑफ कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि सीएस प्रोसीड वन सेट ऑफ कंडीशन स्टिमुलस। क्या करेंगे, पहले तो हम देंगे, डिलेड करेंगे देने में, यूएस को और सीएस को देने में देर, डिले करेंगे, तब होगी हमारी डिलेड कंडीशनिंग। फिर है ट्रेस कंडीशनिंग, वन सेट एंड एंड ऑफ कंडीशनड स्टिमुलस प्रोसीड द वन सेट ऑफ कंडीशन विद सम टाइम गैप बिटवीन देम। ट्रेस को क्या बोलते हैं, ट्रेस कंडीशनिंग को क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलेंगे हम ट्रेस कंडीशनिंग में, कि पहला सेट ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलाई का दिया हमने, और कुछ समय के बाद में हमने फिर कंडीशन स्टिमुलस का वन सेट ऑफ कंडीशनल स्टिमुलस विद सम टाइम गैप बिटवीन देम। इन दोनों में जो है कंडीशन स्टिमुलस में और अनकंडीशन स्टिमुलस में विद सम टाइम गैप ऑफ बिटवीन देम, दोनों के बीच में टाइम है, इनके बीच में गैप है। ट्रेस का मतलब कि एक वन सेट ऑफ, इस पर ट्रेस में क्या था, एक को देते ही दूसरे का दे दिया, एक स्टिमुलस कंडीशन को देते हैं, अनकंडीशन भी दे दिया। इसमें क्या है कि एक को देने के कुछ देर बाद उसको दिया जाएगा डिलेड में। और जो है ट्रेस में क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस प्रोसीड द वन सेट कंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस प्रोसीड्स द वन सेट ऑफ कंडीशन स्टिमुलस। बैकवर्ड का मतलब पहले तो अनकंडीशन स्टिमुलस को देंगे और उसके बाद जो है उसके बाद में अनकंडीशनल स्टिमुलस को देंगे। ठीक है, तो बैकवर्ड का मतलब कि बाद में, बैकवर्ड पीछे से, पहले वो अनकंडीशनल देंगे और फिर देंगे पीछे से देंगे कंडीशनल। तो ये हो गया आपकी पावलोव की थ्योरी। पावलोव की थ्योरी हो गई आपकी कंप्लीट, है ना। पावलोव की जो थ्योरी है ये आपकी हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट थ्योरी हम जो है करेंगे थॉर्नडाइक। इंपॉर्टेंट कर लेंगे। वैसे आपके जो कोर्स में है हाँ सारी हैं अधिकतर, तो थॉर्नडाइक की करेंगे। अब इसके बाद में करेंगे थॉर्नडाइक की जो छोटी छोटी थ्योरी है वो बाद में करेंगे हम, जो आपकी इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। थॉर्नडाइक की करेंगे, उसके बाद स्किनर की करेंगे, हल की भी करेंगे, गैगने की भी करेंगे, और जो है
फिर कॉग्निटिविज्म में आ जाएंगे, कॉग्निटिव की जो भी हैं उनकी करेंगे, ठीक है। पहले बिहेवियरिज्म की जो है हम करेंगे, बिहेवियरिज्म में हम करेंगे, हो गए। तो जो कल करेंगे हम थॉर्नडाइक की, ठीक है, जो उन्होंने बिल्ली पर की थी अपनी एक्सपेरिमेंट, कल हम करेंगे थॉर्नडाइक के ऊपर, थॉर्नडाइक की थ्योरी करेंगे।